चलो बच्चों, हम मॉडल पेपर सेट 5 लेकर आ गए हैं। अब सेट 5 4 सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, 5वां सेट पढ़ने जा रहे हैं। 40 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। सब लोग जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, कोई नहीं। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश किस दिशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पे, केवल उत्तल दर्पण पे, सभी परावर्तक पृष्ठों पे। भाई प्रकाश क्या है कि कोई भी समतल सतह हो सबसे टकरा के वापस लौटेगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सबसे टकरा के वो क्या होगी, वापस होगी। तो यह सभी परावर्तक पृष्ठों से। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अब देखिए ये सूत्र आप सभी लोग पढ़े हैं कि F बराबर R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है फोकस दूरी। तो क्या हो जाएगा, आधी। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई, आधी होती है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब बताइए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो F बराबर R/2, तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बटे के 2, 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 10। तो कितना आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र, फोकस दूरी कह रहे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे, जब यहाँ पे भाई वस्तु रखा हुआ हो, वक्रता केंद्र C पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर, F पर, C और F के बीच में, F तथा P के बीच में। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो तो भाई प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही। ठीक है, नेक्स्ट। छठा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में भाई वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। देखिए अवतल दर्पण है, यहाँ से जब कोई वस्तु रखी हुई हो तो टकराने के बाद वापस इसका प्रतिबिंब जब टकराता है तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा, वास्तविक। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। सातवां क्वेश्चन देखिए, वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का, सभी लोग पढ़े हैं भाई, उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है, सब लोग पढ़े हैं, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, जब प्रकाश केंद्रित होगा तो सोलर कुकर में प्रकाश जब केंद्रित होकर पड़ेगा तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, ज़्यादा और एनर्जी उस बॉक्स में अंदर जाएगा, मतलब भोजन जल्दी पकेगा, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी गोली दर्पण तथा पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः है। अब भाई देखिए, अगर उत्तल लेंस, किसी गोली दर्पण के पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी, अब उत्तल लेंस होगा तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा दाएं साइड बनती है, और आप पढ़े हुए हैं कि दाएं साइड पॉजिटिव लिया जाता है, बाएं साइड निगेटिव लिया जाता है, ऊपर प्लस लिया जाता है, नीचे माइनस। तो अगर माइनस में यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब जब भी प्रतिबिंब बनेगा बाएं, तो उत्तल लेंस तो कभी नहीं हो सकता। उत्तल लेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, अवतल लेंस होगा। देखिए जब इसमें प्रकाश अवतल लेंस से होके जाता है तो ये दूर हट जाता है, और जब दूर हट जाता है तो पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा, और पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब माइनस में होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस तो फिक्स हो गया। और गोली दर्पण, दर्पण जो होता है, दर्पण उल्टा होता है, लेंस का
उल्टा दर्पण होता है। अगर अवतल लेंस अवतल लेंस में बाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो उत्तल लेंस में दाईं तरफ बनेगा। अवतल लेंस में बाईं तरफ, उत्तल लेंस में दाईं तरफ, और दर्पण इसका उल्टा होता है। ठीक है, अवतल लेंस में बाईं तरफ होगा तो अवतल दर्पण में दाईं तरफ होगा। देखिए ये ले लीजिए, ये दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये किधर बनेगा, बाईं तरफ। तो अवतल दर्पण में तो बाएं होगा, लेकिन उत्तल दर्पण जब ले लीजिए तो प्रकाश जैसे ही वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद ये दूर फैलता है, मतलब ये दाईं तरफ बनेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण होगा तो दाईं ओर पॉजिटिव, अवतल दर्पण होगा तो निगेटिव, और उत्तल लेंस होगा तो दाईं तरफ पॉजिटिव, और अवतल लेंस होगा तो बाईं तरफ निगेटिव। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्वेश्चन सीधे सीधे कहा था कि दर्पण, गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस संभवतः है दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसा वही हम अभी आप लोगों को बता रहे थे कि अगर अवतल लेंस होगा तो ठीक है, देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, ये प्रकाश को फैला देता है, मतलब बाईं तरफ बनाएगा। बाईं तरफ होगा तो माइनस, और चूँकि दोनों 15 सेंटीमीटर माइनस दिया हुआ तो माइनस आ रहा है, मतलब अवतल लेंस एक तो कन्फर्म हो गया। अब अवतल दर्पण का देख लीजिए, अवतल दर्पण में अगर ऐसे बना हुआ है तो प्रकाश ऐसे आने के बाद पुनः वापस टकरा के आता है, ये भी माइनस में बाएं तरफ बनेगा, तो माइनस माइनस दोनों माइनस आ रहे हैं, मतलब अवतल दर्पण और अवतल लेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दसवां, किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में संबंध क्या है। देखिए क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी के को F से, तो F बराबर 1/P होता है। F बराबर इसी को P बराबर 1/F भी लिखते हैं। F बराबर 1/P या P बराबर 1/F। तो अब देखिए इसमें पहला दिख रहा है P बराबर 1/F, यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखिए। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -v/u। अब -v/u इसमें मिला लीजिए, पहला ही दिख रहा है -v/u, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होगी। भाई सब लोग पढ़े, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनंत। अधिकतम क्या होती है, अनंत, और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, वास्तविक और उल्टा है। सब लोग जानते हैं कि नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस से जब भी बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, 14वां, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। भाई सब लोग पढ़े हैं द्विविस्थापन। अगर एक परमाणु का विस्थापन होता तो विस्थापन होता, और दो परमाणु कह रहा है कि दो अलग अलग परमाणु का विस्थापन हो रहा है तो वो हो जाएगा द्विविस्थापन। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पे, तो द्रव्यमान संरक्षण के आधार पे। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर हम करते हैं। तो इसमें अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला ही है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए उपचयन हमने बताया था कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका क्या हो जाता है, उपचयन होता है। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि होती है, तो यही सही है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यही सही है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी
तो वह अपचयन होगा, लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होगा। नेक्स्ट 17वां देखिए क्वेश्चन, पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग करके सफ़ेदी करने में यक्स का नाम क्या है। अब भाई बताइए, सफ़ेदी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? CaO को जब पानी से क्रिया कराते हैं H2O से तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी का उपयोग क्या करते हैं? सफ़ेदी करने में। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सफ़ेदी करने में प्रयोग होता है, उसका नाम बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का ये तो ठोस होता है, और जब जल से क्रिया करता है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये विलयन होता है, और इसी का सफ़ेदी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है विलयन का उपयोग करते हैं, तो विलयन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही सही हो जाएगा। ठीक है। 18वां देखिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारी। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्षारी है, MgO क्षारी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारी है। ठीक है, तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारी होती है। नेक्स्ट देखिए 19वां कह रहा है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन तो आया था भाई, सांद्र अम्ल वाले बर्तन में लगे चेतावनी होते हैं। ये जो सांद्र अम्ल के बर्तन होते हैं उस पर जो चेतावनी लगा होता है उसी को ये दर्शाता है ये चित्र, कि जलिए न। सांद्र अम्ल वाले बर्तन पर में लगा चेतावनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, क्षारक में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। क्षारक जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। अगर अम्ल होगा तो H प्लस देता है, लेकिन क्षारक होगा तो OH माइनस आयन देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो कोई भी धातु होगा अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। जैसे कैल्शियम है, धातु है, अम्ल के साथ क्रिया करा दीजिए, HCl ले लीजिए, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लोर क्षार प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्लोर क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, यानी AOH। क्लोर क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। 23वां क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है, प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। अब देखिए वह क्षार होगा। एक पदार्थ जल में घुलनशील है, देखिए क्षार और क्षारक दोनों दिया हुआ है। अगर वो जल में घुलनशील नहीं होता है तब तो वो क्षारक भी हो सकता था, लेकिन जल में घुलनशील है इसलिए वो क्षार होगा। आंसर क्षार सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में pH मान पर वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए 4 से 5 के बीच में जो pH मान होता है वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो इसमें 5 दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा 5। 25वां, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाने पर फट फट की आवाज़ होती है। सब लोग ये अभिक्रिया ध्यान से देखिए। ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है जैसे HCl, तो ये लवण बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही हाइड्रोजन गैस जब जलती हुई तीली ले जाएंगे तो ये इस बबल में हाइड्रोजन गैस पैक है, और जैसे ही जलती तीली ले जाएंगे तो ये फट फट आवाज़ के साथ जलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आंसर कौन है भाई? हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट 26वां देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में होती है अवस्था परिवर्तन, ये तो होता ही है।
रंग में परिवर्तन, ये भी हो जाता है। गैस का उत्सर्जन, ये भी होता है। उपरोक्त सभी, यही सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन तो फिक्स है, कभी कभी रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस भी उत्सर्जन होता है, तो तीनों होता है। हालांकि सभी अभिक्रिया में नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया में तो होता ही है, इसलिए उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां। मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है भाई? तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। सभी पदार्थों का पाचन छोटी आंत में हो जाता है, और बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण होता है, H2O का। ठीक है। भोजन का पाचन कुछ आमाशय में हो जाता है, और सभी पदार्थों का पाचन छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है। 28वां। रक्तवाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, क्या कहलाता है? देखिए, जो हृदय से, ये हृदय है, हृदय से शरीर तक ले जाती है, वो धमनी होती है। क्या होती है? धमनी। और जो शरीर से हृदय में लाती है, वो कहलाता है सीरा। ठीक है। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या है कि हृदय से शरीर में ले जाती है, तो वो धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनी। आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें धमनी दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन देखिए, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 30। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन। वाष्प से ही बना हुआ है, वाष्प का उत्सर्जन मतलब वाष्पोत्सर्जन। सी ऑप्शन सही है। 31वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, ये दोनों बनते हैं, लेकिन मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों है। तो अगर दोनों ऑप्शन होता है तो ए और बी दोनों सही हो जाता है, लेकिन दो ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए मेन कार्बोहाइड्रेट पे मारेंगे। ठीक है। अगर दोनों रहता है तो ए और बी दोनों मारते हैं। आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो श्लेष्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? श्लेष्मा के द्वारा। 23वां। निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? भाई, जो जीव देखिए शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होंगे, उनका आंत लंबा होगा। अब देखिए, इसमें देखिए, शेर, कुत्ता, मनुष्य, ये तीनों मांसाहारी है, लेकिन गाय क्या है? शाकाहारी है, तो इसका आंत सबसे लंबा होगा। नेक्स्ट, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन। परतन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? तो ये कायिक प्रवर्धन है। क्या है? कायिक प्रवर्धन है। बी, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मादा जनन, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग है? पादप का देखिए, तो इसमें पुंकेसर मेल भाग होता है, पुंकेसर मेल भाग होता है, तंतु मेल भाग होता है, परागकोश मेल भाग होता है, बचा अंडाशय, ये फीमेल भाग होता है। तो यही अंडाशय सही हो जाएगा। 37वां, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? कैंसर नहीं, टाइफाइड नहीं, कोरोना नहीं, तो बचा कौन? गोनेरिया, यही सही है। 38वां क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ? वृषण में इनका निर्माण होता है। कहाँ होता है? वृषण में निर्माण होता है। शुक्रवाहिनी में जाते हैं और शुक्राशय में स्टोर होते हैं। वृषण में निर्माण होता है, शुक्रवाहिनी रास्ता है जिसके द्वारा आगे गति करते हैं, और शुक्राशय में स्टोर होता है। ठीक है। तो पूछा था कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वृषण, सी।
तापी विद्युत संयंत्र में देखिए ताप विद्युत संयंत्र है तो ताप वाले ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, तो ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, गोबर गैस अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस भाई किससे बनता है? जैविक पदार्थों से, इसीलिए इसको जैव गैस के नाम से जाना जाएगा। यही आंसर सही है। सभी बच्चे क्वेश्चन को पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी तैयार कर जाएंगे। जहाँ भी लगे कि भूल रहा है उसको वीडियो को रोक के एक बार फिर से देख ले, समझ ले, उसको तैयार कर जाए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।